air power. सो हेलो एवरीवन, सैयद कुमैल हेयर। तो दोस्तों, ये सब तो आपको पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ चुकी है और किस वजह से शुरू हुई है ये जंग, ये तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लें। उस वीडियो के अंदर आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा कि ये जंग हो क्यों रही है। तो अब उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों कोई भी कंट्री यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा और इस जंग को एक्चुअल में कौन जीतने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि रशिया का यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने के पीछे 2 अहम वजूहात हैं, यानी 2 वजहें हैं कि जिसकी वजह से रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। पहली वजह यह है कि रशिया काफी टाइम से 2 रीजन्स के ऊपर नजरें डाल के बैठा हुआ था, क्योंकि उन 2 स्टेट्स के अंदर कोल बहुत ज्यादा है और उन 2 स्टेट्स का नाम है डोनेस्क और लुहांस्क, और रशिया उन्हें डॉनबास के नाम से बुलाता है। और डॉनबास में रशिया को सपोर्ट करने वाले की तादाद जो है वो ज्यादा है और वो लोग रशिया में मिलना चाहते हैं, तो इसी वजह से रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और दूसरी वजह ये है कि रशिया उनके लीडर को रिप्लेस करना चाहता है। उसकी वजह ये है कि जब 2014 में रशिया ने क्रीमियम पेनिनसुला के ऊपर कब्जा किया था, क्रीमियम पेनिनसुला जो है वो पहले यूक्रेन का ही पार्ट होता था, और उसके ऊपर कब्जा क्यों किया था ये जानने के लिए आपको मेरा पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो जाकर देख लीजिएगा। तो जब क्रीमियम पेनिनसुला के ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया था तो उस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट होते थे विक्टर यानुकोविच, और विक्टर ने नेटो को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। और नेटो क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक ग्रुप है जिसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं और उसके अलावा यूएस और कनाडा भी शामिल है। तो जब विक्टर ने नेटो को ज्वाइन करने से मना किया तो वहाँ के लोगों ने स्ट्रीट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे और अपोजिशन भी विक्टर के खिलाफ थी। तो जब पूरा मुल्क विक्टर के खिलाफ हो गया तो विक्टर को अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़कर जाना पड़ा था। और अभी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो बहुत ज्यादा बहादुर हैं और करप्शन के भी खिलाफ हैं। और उनकी बहादुरी की तारीफ पूरा यूक्रेन ही नहीं बल्कि रशियंस भी करते हैं। और रशियन चेस प्लेयर ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि नेटो के पास वेपन्स और मिलिट्री तो है मगर बहादुरी नहीं है, हिम्मत नहीं है। और जेलेंस्की के पास हिम्मत है लेकिन ज्यादा हथियार नहीं है। तो पुतिन चाहते हैं कि जेलेंस्की को हटाया जाए और विक्टर को वापस लाया जाए, क्योंकि अगर जेलेंस्की ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट रहे तो यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाएगा, और अगर नेटो का हिस्सा बन गया तो फिर यूएस और यूरोप को पूरा राइट होगा यूक्रेन के ऊपर होने वाले किसी भी हमले के खिलाफ आवाज उठाने की। और सिर्फ आवाज उठाने की ही नहीं बल्कि अगर किसी भी कंट्री ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो यूएस और यूरोप मिलकर उसकी ईंट से ईंट भी बजा सकेंगे। और रशिया ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है और रशिया के लोग जो है वो पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ रशिया के ही नहीं बल्कि इसराइल के लोग भी जो है वो पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसराइल के लोगों का ये कहना है कि पुतिन जो है वो एक नया हिटलर है, और जैसे हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 कराई थी वैसे ही पुतिन जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 कराना चाहता है। और इसराइल पुतिन के खिलाफ इसीलिए भी है क्योंकि जेलेंस्की जो है वो एक ज्यूइश है, और जैसा कि आपको पता ही है कि इसराइल का तो पूरा कंट्री ही ज्यूइश है। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हिटलर ने जिन 60 लाख ज्यूइश को मारा था उनमें व्लादिमीर जेलेंस्की के जो दादा थे साइमन इवानोविच जेलेंस्की, उनके भी 3 भाई और बाप को हिटलर ने मार दिया था। और वो फिर हिटलर के खिलाफ लड़े, वो फौज में शामिल हुए और फिर जर्मनी को और हिटलर को वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और उसी दादा का ये पोता है जिसका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की। रशिया के अंदर बादशाहत ही चलती आ रही है, यहाँ पे कोई वोटिंग तो होती ही नहीं है, मतलब कोई डेमोक्रेसी तो यहाँ पे है ही नहीं। जैसे हिटलर एक बादशाह था वैसे ही पुतिन भी एक बादशाह है। तो जैसे साइमन इवानोविच जेलेंस्की हिटलर जैसे जालिम बादशाह के खिलाफ डट के खड़ा रहा था, वैसे ही व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो पुतिन के खिलाफ डट के खड़ा हुआ है अपने दादा से इंस्पायर होकर। जो है वो 18 साल से लेकर 60 साल तक के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि अब वो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। अब उन्हें हथियार उठाने और जंग करनी पड़ेगी अगर जरूरत पड़ी रशिया के खिलाफ। और रशिया के फेमस चेस प्लेयर गैरी कस्परोव का कहना है कि अगर पुतिन कामयाब हो गया यूक्रेन पे कब्जा करने पर तो चाइना भी मोटिवेट हो जाएगा ताइवान पे कब्जा करने के लिए, क्योंकि चाइना इस सिचुएशन में रशिया का साथ दे रहा है। और चाइना ने यूएस को वार्न भी किया था कि रशिया को हल्के
हल्के में ना लिया जाए। और चाइना के साथ साथ यहाँ पे ईरान, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान भी जो है वो रशिया का साथ दे रहे हैं। और उसके साथ साथ क्यूबा और 5 एक्स सोवियत कंट्रीज भी जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे वो भी रशिया की तरफ है। और ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सब ने मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO बनाई है, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई रशिया के ऊपर हमला करेगा तो ये पांचों कंट्रीज मिलकर उस कंट्री के ऊपर हमला करेंगे। और यूएस ने कहा है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ फंड्स और वेपन प्रोवाइड करेगा, वो अपनी मिलिट्री नहीं भेजेगा, क्योंकि मिलिट्री भेजने की वजह से यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और रशियन चेस प्लेयर ने अपने ट्विटर के ऊपर ये भी कहा है कि यूक्रेन की मिलिट्री को सपोर्ट किया जाए वेपन्स, इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के थ्रू। और फिर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जर्मनी मना कर रहा है यूक्रेन को वेपन्स देने से। और अगर आपको सारे के सारे ट्वीट्स रीड करने हो तो आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके रीड कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि एक्चुअल में जंग को कौन जीतने वाला है। तो मैं आपको बताता चलूं कि कीव जो यूक्रेन का कैपिटल है, रशिया फेल हो गया है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए, जबकि रशिया ने प्लान किया था कि वो 2 से 3 दिन के अंदर कीव के ऊपर कब्जा जमा लेंगे। क्योंकि जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं। जब रशियन आर्मी ने यूक्रेन के 13 सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर लिया था तो उन्होंने हथियार डालने से मना कर दिया और उनके मुंह पे गालियां देना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो 13 के 13 लोग मारे गए। यानी कि ये लोग मरने को तैयार हैं लेकिन हथियार डालने को किसी सूरत ये लोग तैयार नहीं है। और रशिया जो है वो 3 तरफ से यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। और मैप के अंदर आप रेड वाला पार्ट देख रहे होंगे, तो ये रेड वाला पार्ट वो है कि जहां पर रशिया ने कब्जा जमा लिया है। और उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस ने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के अगेंस्ट। और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के पास $630 बिलियन तक का सोना मौजूद है। तो ये सारे कंट्रीज जितने भी सैंक्शंस लगा दें रशिया के अगेंस्ट, लेकिन रशिया के पास तो बहुत पैसा है तो वो कुछ भी खरीद सकता है, तो इसलिए रशिया को किसी भी सैंक्शन का डर नहीं है। और 2014 में रशिया ने $US को बैन करके चाइना के साथ 150 बिलियन युआन एक्सचेंज किए, भी रशिया में ही हैं। और रशिया ने तो उन्हें रेड कारपेट सेलिब्रेशन दिया था जो किसी बादशाह को दिया जाता है। और उसके अलावा आपको पता होगा पास्ट के अंदर US ने ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स भी किए थे। और चाइना नॉर्थ कोरिया को हर सिचुएशन के अंदर सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया तो रशिया का ही साथ देंगे। तो अभी तो वॉर कंटिन्यू है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और कौन किसका साथ देगा और किसको क्या नुकसान होगा ये तो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर ही दिया है। और अगर आगे चल के कोई कंट्री इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व होता है तो मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बस सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।